हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं प्यारे? तो आज जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो लाया था केमिस्ट्री का सोर्स गेस क्वेश्चन लाया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी तरह मैं आज इस वीडियो में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। गेस मतलब संभावित प्रश्न, मैं बार बार बोलता हूँ, मतलब ऐसा मत समझ लिया कि जो मैं दे रहा हूँ एकदम वही एग्जाम में टपक जाएगा या छप जाएगा, ठीक है ना। आपको याद करना है, पढ़ना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सवाल पूछा गया है और पूछने की जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। और आप मुझसे मजीद जानकारी लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। एंड और मैं एक बात बता दूं, आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन का इंग्लिश में भी अनुवाद मिलेगा, ओके। यानी कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी इसका फायदा उठा पाएंगे। सवाल है यहाँ पे, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? जो मुंह में निकलता है, लार पाचन तंत्र का प्रमुख स्राव है। जो अगर लार ना निकलेगा तो पाचन तंत्र हो नहीं पाएगा, क्योंकि पाचन जो है मुंह से शुरू हो जाता है ना। पाचन मुंह से ही शुरू होता है। लार पाचन तंत्र का प्रमुख स्राव है। या मुंह में लार ग्रंथियां द्वारा उत्सर्जित होता है। एक सवाल आता है कि लार में कौन से ग्रंथि होते हैं, है ना, पैराथायड ग्रंथि, ओके। तो मुंह में लार ग्रंथियां द्वारा जो उत्सर्जित होता है, और इसमें पानी, बलगम, लाइसोसोमल एंजाइम आदि होते हैं। किसमें? लार में क्या क्या होता है? पानी होता है, बलगम होता है, लाइसोसोमल एंजाइम आदि होते हैं। लार भोजन के पाचन में अनेक प्रकार की भूमिका निभाती है, जैसे खाना चबाना, खाना चबा रहे हैं ना, चबाने टाइम भी लार का बहुत ही बड़ी भूमिका है। स्वाद की अनुभूति, स्वाद जो हम ले रहे हैं, अगर लार नहीं होगा तो हम स्वाद, किसी चीज़ का स्वाद नहीं ले पाएंगे कि खट्टा है कि मीठा है कि तीता है ना। बड़े स्टार्च या एंजाइमेटिक प्रसंस्करण करना, मुंह को गीला करना, है ना, और साफ करना, ठीक है ना, जीवों के खिलाफ प्रतिरोध करना, ये सब लार की अहम भूमिकाएं हैं, ओके। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो इतना लिखेंगे काफ़ी है। इसका इंग्लिश यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इंग्लिश वाले, ओके डियर। आगे सवाल पढ़ते हैं। जाइलम और फ्लोएम में सामग्री के परिवहन के बीच क्या अंतर है? मतलब जो जाइलम और फ्लोएम जो परिवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम करता है ना, इसमें क्या डिफरेंट पाया जाता है? दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंट क्या है? देखिए, तो 1 बाय 1 करके हम पॉइंट वाइज लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप जब भी सवाल में ना अंतर पूछ ले या लाभ पूछ ले या हानि पूछ ले, तो उसको पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपका आंसर, और नंबर बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो भी नंबर क्राइटेरिया उस अच्छा मिलने के चांसेस होता है ना, अच्छा नंबर मिलने के चांसेस होता है। तो मैं लिख लिया यहाँ पे पॉइंट, जाइलम और फ्लोएम में सामग्री के परिवहन के बीच निम्न अंतर है या निम्नलिखित अंतर है। पहला, आप इस अंतर को ना 2 भाग में बांट के भी बना सकते हो। यहाँ से बीच से एक लाइन खींच सकते हो, इधर जाइलम इधर फ्लोएम करके आगे पीछे दोनों में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, जाइलम पानी और घुले खनिजों को जड़ों से पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। कौन? जाइलम जो है पानी और घुले हुए खनिज, पानी में जो घुला हुआ खनिज है, जड़ों से लेता है और पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। और फ्लोएम तैयार खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ तैयार होता है वो पत्ती से लेता है और पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। मतलब पता क्या चल रहा है? जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है, जो खाद्य पदार्थ जो है, पत्ती को तो रसोई कहा जाता है ना, पेड़ पौधों की रसोई कौन है? पत्ती है। तो पत्ती से भोजन उठाता है और पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। ये तो खैर आपको ये वाला एक लाइन तो याद ही होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, जाइलम में सामग्री के परिवहन वाहिकाओं और ट्रेकिट्स के माध्यम से होता है। यानी कि जिस माध्यम से जाइलम में जो जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? वाहिकाओं और ट्रेकिट्स के माध्यम से होता है। जबकि फ्लोएम में परिवहन चलनी ट्यूबों के माध्यम से होता है, ओके। तीसरा देखिए, जाइलम में होने वाली गति को रस का आरोहण कहा जाता है। क्या? रस का आरोहण कहा जाता है। जबकि फ्लोएम के माध्यम से होने वाली गति को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। एंड ये चौथा भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं, अगर ये सवाल आपको 2 नंबर पूछे, अगर 2 नंबर पूछे तो 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, काफ़ी है ना। 2 नंबर के लिए 2 पॉइंट काफ़ी है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जब 5 नंबर में सवाल पूछ लेगा तो आप इतना वाला लिख दीजिएगा, ओके। देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट, जाइलम में जो परिवहन है उसकी दिशा क्या होती है? ऊपर की ओर है। तो यानी कि जाइलम जड़ से लेता है पानी, जड़ से, और नीचे से ले जाकर ऊपर पहुंचाता है ना, ऊपर ही ओर जितना भी जाएगा तो जड़ से तो ऊपर ही जाएगा ना। तो इसलिए हो रहा, जाइलम जो है परिवहन की दिशा में
दिशा ऊपर की ओर होती है, उन्हें वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की आवश्यकता होती है। अच्छा, अब फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम में परिवहन की दिशा क्या होता है? ऊपर नीचे दोनों होती है, क्योंकि जैसे मान लें कि यहाँ पे एक पौधा है जी, है ना, यहाँ पे जड़ें हैं इसकी, ये पौधा है, तो यहाँ पे पत्तियाँ हैं, इधर भी डालियाँ हैं, पत्तियाँ, यहाँ पे मान लें खाद पदार्थ, पत्ती यहाँ पे, भोजन यहाँ पे बना, ठीक है ना। तो भोजन पत्ती जो है भोजन से भोजन नहीं, फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से भोजन लेता है और पौधों के अनेक भागों में पहुँचाता है। तो अब लेगा यहाँ से, अब इधर भी ऊपर भी तो जाएगा लेके, नीचे भी तो तना तरफ भी तो लेके आएगा भोजन, मतलब सभी तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि फ्लोएम जो है ना वो ऊपर नीचे दोनों ओर जाती है। एटीपी की आवश्यकता है इसमें, क्या होती है? इसको जो है एटीपी की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहा, यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे नोट कर लेंगे, बिकॉज उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे इंग्लिश वाले प्यारे यहाँ है जो कि इसको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये सवाल देखें, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आप इसको इस तरह से दो भाग में बांट के भी आंसर को नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और इसको ऐसे भी अंतर डिफाइन कर सकते हो, है ना, आपका नंबर नहीं कटेगा। प्रतिवर्ती क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है, मतलब प्रतिवर्ती जो क्रिया है ना वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अनैच्छिक क्रिया है ये। प्रतिवर्ती क्रिया जस्ट लाइक एक अनैच्छिक क्रिया, हम नहीं चाहते भी वो काम हो जाता है। जैसे आंख मिटमिटाना, वो ऑटोमेटिक मिटमिटाएगा, है ना। दिल का धड़कन धक धक करना, है ना, जो धड़कन धड़कता है वो ऑटोमेटिक होगा तो होगा, ऑटोमेटिक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती, लेकिन टहलना हम खुद से जब टहलना चाहेंगे तभी हम टहल पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम बैठ के हैं और टहलना सोच लिए टहलना है तो टहलने नहीं लग जाएंगे, है ना। जब चाहेंगे और आगे बढ़ेंगे तभी होगा। ओके, दूसरा है हम प्रतिवर्ती क्रिया के विषय में सोच नहीं सकते। अब जो प्रतिवर्ती जो क्रिया हो रहा उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते यार कि कैसे हो रहा, दिल कैसे धड़क रहा, क्या करे, रोक दे क्या, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन टहलने के बारे में, हाँ भाई तू रुक जा, अब हम बैठ जाते हैं, अब थोड़ा नहीं जाएंगे, है ना। मतलब टहलने के बारे में सोच सकते हैं ना कि हाँ अब नहीं टहलना, हमको रुकना है, अब हमको टहलना है, अब रुकना है। लेकिन दिल की जो धड़कन है, क्या आप उसको रोकने के लिए सोच सकते? नहीं, हो ही नहीं सकता है। आगे है, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु तंत्र कंट्रोल करता है। ये इसी से आपको ना ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हो ना तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब एकदम डीपली ऑब्जेक्टिव भी अगर पूछा गया एग्जाम में तो आप उसको एकदम यूं ही चुटकियों में हल कर पाओगे। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। जबकि टहलता है, जो टहलने वाली जो क्रिया है उसको कौन? मस्तिष्क कंट्रोल करता है, ब्रेन। और मस्तिष्क का ही सबसे निचला भाग है मेरुरज्जु, लेकिन मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। ओके, और मस्तिष्क जो है, हम सोच रहे दिमाग में हाँ टहलना है तो इसको चलेंगे, टहल लेंगे, नहीं सोचेंगे तो नहीं टहलेंगे। चलिए, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेट कर दिया है प्यारे, तो इसका भी नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको याद कर लीजिए, बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, पादप हार्मोन क्या है? ये भी सवाल पूछा गया है, उम्मीद है कि आपको ये सवाल तो याद ही होगा। देखिए, पादप मतलब पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन। पादप हार्मोन आंतरिक कारक है, मतलब पौधों में जो अंदर उसके अंदर में होने वाला कुछ फैक्टर है जो कोशिका विभाजन, यानी कि पौधों में जो कोशिका विभाजन होता है ना, कोशिका विभाजन, वृद्धि होना, बीज का निर्माण होना, सुप्तता और सुप्तता मतलब जैसे कि अंकुरन वगैरह हो जाता, और विच्छित्र जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेकर पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, जैसे पादप हार्मोन का एग्जाम्पल दे दीजिए, जिब्रेलिन, है ना जी। आप यहाँ पे चाहो तो दे सकते हो जिब्रेलिन, है ना, साइटोकाइनिन, बहुत सारा है। आप इसको एग्जाम्पल यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे इसका मैंने इंग्लिश में कर दिया, इंग्लिश में भी एग्जाम्पल चाहो तो आप दे सकते हो, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ओके, चलिए आगे सवाल ये है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका? बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है उसमें मस्तिष्क की क्या भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है? देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है तो मस्तिष्क आपको पढ़ा है, मध्य मस्तिष्क पढ़े आप और पश्चिम मस्तिष्क, तीन भाग पढ़े, एक अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है ना। तो बोलता है कि अब जो मध्य मस्तिष्क होता है, सिर, मध्य मस्तिष्क यानी कि जो मस्तिष्क समझ रहे हैं ना, तो मध्य मस्तिष्क को ही मतलब वही जो है ना प्रतिवर्ती उसी में अंदर आ जाएगा। मध्य मस्तिष्क सिर हो गया, गर्दन हो गया, धड़कन की प्रतिवर्ती गतियों को नियंत्रित करता है ना जी। क्या करता है मध्य मस्तिष्क? क्या करता है? सिर को, यहाँ पे कॉमन होगा, सिर, गर्दन, धड़कन की प्रतिवर्ती जो गतियाँ होती है उसको कंट्रोल करता है। या नेत्र पेशियों की गति और पुतली के आकार में भी परिवर्तन और नेत्र लेंस में आकार में परिवर्तन को भी नियंत्रित करता है। मतलब अगर पूछा जाए कि आपका पुतली को कंट्रोल कर रहा मस्तिष्क कैसे, तो पुतली के आकार में छोटा बड़ा करना ये मस्तिष्क का भी है। आप जान रहे हैं, हालांकि परितारिका जो पुतली को छोटा बड़ा करता है, लेकिन अगर मस्तिष्क नहीं होगा तो परितारिका भी काम करना बंद कर देगा, है ना जी। तो नेत्र की
नेत्र पेशियां उसकी गति होना, पुतली के आकार में परिवर्तन आना, छोटा बड़ा होता है ना, जब धूप में जाते हैं तो छोटा हो जाता है, धूप से बाहर आते थोड़ा सा छाया में आते हैं तो आंख बड़ा बड़ा दिख जाता है। नेत्र लेंस के आकार में परिवर्तन होना, फोकस दूरी है ना वो भी। अच्छा, पश्च मस्तिष्क होता है, उसका भाग मेडुला ऑब्लांगेटा का जो होता है, पश्च मस्तिष्क का भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा। वो क्या करता है, हृदय स्पंदन। तो हृदय स्पंदन में क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है ना, सांस लेना क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर हो गया, पसीना हो गया, खांसना, छींकना, वामन, सबको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जितने सारे देख रहे हैं ना, सिर, गर्दन, धड़कन और देखिए हृदय स्पंदन, सांस लेना, सांस तो आप रोक नहीं सकते ना, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर तो होगा, रहेगा, पसीना तो आएगा ही आएगा गर्मी के दिन में, खांसना तो होगा, जब कोई खांसता तो आप रोक भी नहीं सकते हो, खांस ही सकते हो। छींकना जब आएगा तो आप उसको कभी नहीं रोक पाओगे। वामन मतलब वोमिटिंग करना, इसको भी नहीं रोक पाओगे। तो ये सब जो है ना मस्तिष्क की जो है इसकी भूमिका बहुत ही अच्छी खासी भूमिका है। ओके, देखिए वोमिटिंग है ना, स्नीजिंग छींकना, कफिंग खांसना, स्वीटिंग मतलब पसीना आना, ब्लड प्रेशर होना, ब्रीथिंग हार्ट बीट होना, तो ये सबको कंट्रोल करता है। ओके, इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं डियर, डीएनए की प्रकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। ओके, डीएनए की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, एनसीईआरटी सवाल है। देखिए डीएनए गुणसूत्रों पर स्थिर होता है। डीएनए क्या होता है, गुणसूत्रों पर ही आधारित होता है, गुणसूत्रों पर ही स्थिर होता है, स्टेबल उसी पे होता है, जो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। देखिए एक सवाल बनता है ना ऑब्जेक्टिव में कि डीएनए कहाँ उपस्थित होता है भाई, तो केंद्रक में। ओके, यह जनन की विशेष सूचनाओं को धारण करने वाली प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी, यानी कि जनन के माध्यम, जनन के लिए जो भी इंपोर्टेंट सूचना है ना, उसको क्या करता है, निर्माण उस सूचना को धारण करने वाली प्रोटीन के निर्माण। अब उसके प्रोटीन का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होता है कौन, डीएनए। या समझ रहे हैं ना, जनन की विशेष सूचना है ना, कि जनन होना है भाई, तो उसका जो भी इंपोर्टेंट सूचनाएं हैं वो क्या करता है, उसके लिए प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। डीएनए के अणुओं एवं अनुवांशिक एवं है, अणुओं एवं अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। क्या होता है, डीएनए किसका संदेश होता है, अनुवांशिक गुणों का संदेश। सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में कि अनुवांशिक गुणों का संदेश कौन होता है, डीएनए होता है, जो माता पिता से उसके संतान में जाता है ना। तो ये हो गया डीएनए की प्रकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है भाई। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्यों लाभ है। आपको पता है जनन दो प्रकार का होता है जी, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन में नर और मादा जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो देखते हैं एक्चुअली लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन क्यों आवश्यक है, क्यों लाभ भी है, फायदा भी है, क्यों भाई, है ना। लैंगिक जनन उतना बेनिफिट क्यों नहीं दे रहा, अलैंगिक जनन क्यों नहीं, अलैंगिक जनन से लाभ क्यों नहीं हो रहा, है ना, और लैंगिक जनन से क्या एडवांटेज है अलैंगिक जनन से। देखिए पढ़ते हैं, तो इसको भी मैंने लाभ है ना, तो इसको भी मैंने पॉइंट वाइज कर दिया। देखिए लैंगिक जनन द्वारा व्युत्पन्न व्यक्ति, जो लैंगिक जनन से यानी कि जो नर और मादा के माध्यम से संलयन से जो व्यक्ति उत्पन्न होगा, जो संतान बनेगा, उसकी आनुवंशिकता संरचना में विविधता होती है ना, चेंजेस होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। जैसे कि ऐसा नहीं कि बालक माँ अगर मतलब माँ का पूरा नहीं चल जाएगा अनुवांशिकता, कुछ ना कुछ चेंज होता है। बोलते हैं ना कि वली के घर में शैतान पैदा होना, मतलब ऐसे होता है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न व्यक्तियों की अनुवांशिकता और संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। ऐसा नहीं कि मतलब एक माँ के 4 बच्चा है तो चारों बच्चा लंबा होगा, नहीं, 1-2 बच्चा नाटा भी हो जाता है, कोई बदमाश भी होता है ना। तो उनमें जो अनुवांशिक संरचना होता है थोड़ा सा विभिन्नताएं भी पाई जाती है। चूंकि माता पिता दोनों शामिल हुआ है, इसलिए नव गठित व्यक्तियों दोनों गुण, चूंकि जाहिर सी बात है यार, वो जो नया संतान है उसमें दोनों माता पिता दोनों का उसमें गुण शामिल हो गया है ना। तो जो नया बच्चा है उसका गुण तो अलग ही रहेगा, है ना। अलैंगिक जनन की तुलना में, लेकिन ऐसा है अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा, अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन में विविधताएं अधिक सफल, और विविधताएं भी बहुत ज्यादा सफल भी देखने को मिला है। अच्छा, देखते हैं तीसरा पॉइंट, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न प्रजातियां अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न प्रजातियों की तुलना में अधिक जीवित भी रहती है। क्या बात है, यानी कि जो लैंगिक जनन से जो संतान पैदा होती है और अलैंगिक जनन से जो संतान पैदा होती है, तो लैंगिक जनन वाला संतान जो है उसका जीवन काल भी ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आनुवंशिक विविधताएं उन्हें विभिन्न वातावरण के अनुकूल होने में मदद करता है। क्योंकि देखिए जैसे आदमी है, इंसान है, जैसे हम ही लोग है, क्या है, जाड़ा दिन है तो जाड़ा दिन जाड़ा टाइप को लगते हैं ना, पूरा कपड़ा पहन लेते हैं। गर्मी है तो गर्मी थोड़ा गर्मी जैसा हम लोग खान पान रहन सब करते हैं। बरसात है तो बरसात के टाइप का। लेकिन जो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है तो भाई चाहे
उसको अगर गर्मी मिलेगा तो सूख जाएगा। जैसे पेड़ पौधा होता है ना, बहुत सारा होता है तो सूख जाता है। पेड़ पौधा मतलब अलैंगिक जनन से होता है तो वो भी सूख जाता है। अब उसको ठंडा बर्दाश्त नहीं, कोई कुछ ऐसा पौधे जो ठंडे में होगा, कुछ गर्मी में होगा, तो आप समझ रहे हैं अलैंगिक जनन में ये जो है अनुकूल वातावरण के अनुकूल हो नहीं पाता है। लेकिन लैंगिक जनन जो है वातावरण के अनुकूल होता है, जिसकी वजह से उसका जीवन काल भी ज़्यादा होता है जी। आखिरी सवाल पढ़ेंगे यहाँ पे, ये इंग्लिश वाले प्यारे, नोट कर लेना इसको, ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए ओके, आपने नोट कर लिया इसको। चलिए आखिरी सवाल पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के बारे में क्या दर्शाते हैं। 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा ये। देखिए, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह पर या चट्टानों की परत में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के किसी समय, मतलब बहुत पहले, करोड़ों वर्ष पहले बोला जाता है कि प्राचीन जो जीव थे वो दब के मर गए थे, दब गए थे। अब उन्हीं जब चट्टान, जो भी चट्टान बना हुआ है, उन चट्टानों में अगर वही जीव का कुछ थोड़ा थोड़ा निशान आ गया है, हाथ का, पंजा का, कुछ भी है ना, या पृथ्वी की कुछ सतह है जहाँ चट्टान है और उससे से उसका निशान आ गया, मतलब उससे पता चलता है यार कितना पहले जीव था, जीवित था, है ना। जैसे कोई डायनासोर मिल गया इंसान को, अब डायनासोर मिलेगा तो डायनासोर का मरा हुआ बॉडी अगर देखेगा तो बॉडी से पता कर लेगा कि डायनासोर कितना साल पहले था, है ना। इसी उसी मतलब जीवाश्म में से ही हम लोग को पता चलता है कि पृथ्वी कितना पहले था और पहले कौन कौन सी प्राणियां था। जैसे डायनासोर के बारे में सुनते हैं कि पहले था, खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, है ना। तो वो सब जो छाप जो हो जाता है, मतलब जो उसका क्या निशान जो होता है, जो उसका चिन्ह जो पता चल जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जीवाश्म कहते हैं। और ये जैव विकास के प्रक्रम में क्या बताता है, देखिए ये जीवाश्म में हमें कई विलुप्त जानवरों के बारे में बताता है, यानी कि जो पहले विलुप्त हो गया उसके बारे में पता चलता है भाई साहब कि पहले ऐसे ऐसे जानवर हुआ करते थे। हालांकि किसी ने, साइंटिस्ट व किसी ने भी डायनासोर को देखा नहीं है। आप जो हम जो डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं, डायनासोर पहले ये था वो था, लेकिन किसी ने भी डायनासोर को देखा नहीं है। कैसे पता चला, उसका फिगर कैसे मिला आपको, तो वो उसी की छाप से, उसी के चट्टानों से, उसी का चिन्ह चट्टानों पे या पृथ्वी पे उसका चिन्ह दिखा, है ना। मतलब किसी भी तरह से खुदाई होने की जैसे भी, ठीक है, तो उसी के अनुसार अनुमान लगा कि पहले, मतलब पढ़ा है जीवाश्म में एक ऐसा अध्ययन है जिसको बताया गया, पता चला कि यार पहले ऐसे ऐसे जानवर हुआ करते थे, इतने साल जीवित करते रहते थे, है ना, जिसका विलुप्त हो गया। तो जो विलुप्त जानवर हो गया उसके बारे में पता चलता है। यहाँ भी जानकारी देते हैं कि विकास कैसे हुआ होगा, कैसे पैदा हुआ होगा, कैसे विकास हुआ होगा। तो फिलहाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, मैंने समझा दिया आपको, बाकी आप खुद से भी समझिएगा इस बातों को, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वेबसाइट का लिंक, वहां पे जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐसे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा पीडीएफ इसको सेंड करने के लिए। लेकिन पीडीएफ ही होता है, आप इसको अगर समझ लिए होंगे, अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसे तो किताबों बहुत सारे घर में है, क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है, सब कुछ घर में, लेकिन मैंने जो समझाया शायद आपको मेरी बात बहुत ही ज़्यादा समझ में आई होगी। तो फिलहाल वीडियो को लास्ट करते हैं। कैसी लगी आपको ये क्लास जीव विज्ञान का, मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और पहली बार चैनल पर अगर आप लोग आ रहे होंगे तो थैंक यू एंड वेलकम, स्वागत, खुशामदीद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड सबसे बड़ा काम ये करना है कि आपको अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना है, उसको भी चैनल पे जोड़ना है ताकि उसको भी इसका बेनिफिट हो सके। सिर्फ खुद ही नहीं रखना है बल्कि वहां तक भी पहुंचाना है, ये एक हेल्प भी हो जाता है, फ्री हेल्प। ओके, उम्मीद करता है कि आप लोग इस तरह की तैयारी करते रहिए एंड आपका फ्यूचर ब्राइट होते रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।